Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साउंड के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ जो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साउंड का स्पीड जानते हैं। हवा में 22 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है। अब साउंड में रिफ्लेक्शन भी होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में नियम ऐसे ही होते हैं जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन के नियम होते हैं। तो ये मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस है और ये नॉर्मल है रिफ्लेक्टिव सरफेस पर, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। तो जो साउंड वेव अगर आ रही है नॉर्मल पर हिट कर रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। एक नियम है जो लाइट वाले में था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम जैसा कि लाइट के केस में होता था। ठीक है। अब साउंड में एक टर्म आता है इको। कई बार होता है कि आप किसी बड़े हॉल में जब जाएंगे तो जोर से बोलेंगे तो आपको अपनी आवाज़ तुरंत सुनाई पड़ेगी, या किसी खाली मैदान में जाएंगे या पहाड़ के पास जाएंगे तो जब आप आवाज़ लगाते हैं तो आपकी आवाज़ टकरा कर वापस आती है। इस फेनोमेनन को इको कहते हैं। जो रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड आता है उसको इको कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ब्रेन में साउंड 0.1 सेकेंड के लिए परसिस्ट करता है। ठीक है। तो इसलिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच जो इंटरवल होना चाहिए वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो हमको इको नहीं सुनाई पड़ेगा। तो साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, तो देखते हैं 0.1 सेकेंड में साउंड कितना ट्रैवल करेगा। तो 344 को अगर 0.1 सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो आता है 34.4 मीटर। मतलब साउंड को जाने में और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आने में अगर वो 34.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है कम से कम, तो हमें इको सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स। तो 17.2 मीटर अगर है कम से कम तो इको सुनाई पड़ेगा, अदरवाइज उससे बहुत कम है तो नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया इको। अब दूसरा टर्म आता है रिवर्बिरेशन। कई बार क्या होता है कि इको कई बार आता है, बार बार किसी आप हॉल में जाएंगे या खाली मकान में जब आप बात करने जाएंगे तो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है, दोबारा टकरा टकरा करके हमारे कानों तक कई बार आती है। तो जब कई बार रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई पड़ती है तो उसको कहते हैं रिवर्बिरेशन, परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब नुकसान यह है कि जैसे मान लिया बड़ा सा सिनेमा हॉल है या म्यूजिक थिएटर है, परफॉर्मेंस हो रहा है, अगर वहाँ साउंड बहुत रिफ्लेक्ट होगा तो मज़ा नहीं आएगा सुनने में। ठीक है। तो वहाँ क्या किया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं जिससे कि साउंड एब्जॉर्ब हो सके और रिवर्बरेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए सिनेमा हॉल में या थिएटर में या कॉन्सर्ट हॉल में या इवन लेक्चर थिएटर में जो छत होती है उसमें लकड़ी लगाई जाती है, प्लस जो कुर्सियाँ होती हैं उनमें कुशन लगाया जाता है, कॉयर नारियल का रेशा लगाया जाता है, पर्दे मोटे मोटे लगाए जाते हैं, कालीन बिछाई जाती है, सो दैट कि ये सारे मटेरियल मिल करके साउंड को एब्जॉर्ब करें और रिवर्बरेशन की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन साउंड का रिफ्लेक्शन का भी फायदा है या रिवर्बरेशन का, जैसे लाउड स्पीकर या मेगाफोन में रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई पड़ती है, या हॉर्न में हॉर्न के ट्यूब के अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, उससे आवाज़ तेज बजती है। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो डॉक्टर यूज करते हैं
हार्ट और लंग्स की आवाज़ सुनने के लिए। तो स्टेथोस्कोप की ट्यूब में इस तरह से रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण डॉक्टर को हार्ट की या चेस्ट की आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ती। कॉन्सर्ट हॉल में जो सीलिंग बनाई जाती है वो कर्व बनाई जाती है, सो दैट कि जब यहाँ पर स्पीकर हो तो कर्व सीलिंग से आवाज़ रिफ्लेक्ट करके ऑडियंस को सुनाई पड़े और बेहतर सुनाई पड़े। कई बार लेक्चर थिएटर में या कॉन्सर्ट हॉल में जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है या गाने वाले होते हैं, उनके पीछे साउंड बोर्ड लगाया जाता है, वो कॉनकेव सरफेस का होता है और फिर ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जाती है पैरेलल, उसी तरह से यहाँ पर साउंड रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल जाएगी और लोगों को बेहतर सुनाई पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं कि इंसान कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। तो हमारे कान जो हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं। तो इस रेंज को रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को इंफ्रासाउंड कहते हैं और उस वेव को इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं और उस वेव को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। कुछ एनिमल होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, जैसे डॉल्फिन है, वो सुन सकती है। बहुत सारे एनिमल, ऐसा माना जाता है कि भूकंप से पहले एनिमल बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कुछ, क्योंकि उनको पता चल जाता है भूकंप आ रहा है, उनको आवाज़ सुनाई दे जाती है जो कि हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा यूज है, तो कुछ की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। एक यूज है कि टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स। कुछ मशीन होते हैं जिसमें ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ आप पहुँच के साफ नहीं कर सकते, तो उनको क्लीन करने में अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। उस मशीन को एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, क्लीनिंग लिक्विड में, फिर अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है जिससे लिक्विड में वाइब्रेशन होता है और उसकी वजह से क्लीनिंग हो जाती है। मेटल ब्लॉक में क्रैक या कोई फ्लॉ हो, कोई कमी हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेटल ब्लॉक के अंदर तो कोई जा नहीं सकता देखने के लिए, तो अल्ट्रासाउंड भेज करके उसका रिफ्लेक्शन से पता करते हैं कि कहाँ क्रैक है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस के लिए। क्या होता है कि जब अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, उसको कंप्यूटर एनालाइज करता है और उससे एक इमेज बनाता है। उस इमेज को देख करके डॉक्टर पता करते हैं कि अच्छा फला जगह पत्थर है या कहीं ट्यूमर है या और कोई प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जो फीटस होता है, जो अनबोर्न बेबी होती है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसको पता करने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किडनी के स्टोन निकालने के लिए भी किया जाता है। किडनी के स्टोन छोटे होते हैं, ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं। अब नया मेथड आ गया है जिसको कहते हैं लिथोट्रिप्सी, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव भेजा जाता है जिससे जो किडनी के अंदर स्टोन होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर वो टुकड़े बिल्कुल रेत की तरह हो जाते हैं और पेशाब के साथ बाहर आ जाते हैं। एक और इस्तेमाल है सोनार। सोनार जो है एब्रिविएटेड फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये जहाज़ों में यूज होता है, ये पता करने के लिए कि एक तो समंदर की गहराई कितनी है, अंदर जो पानी के नीचे कोई पहाड़ी तो नहीं है, घाटी नहीं है, कोई पनडुब्बी तो नहीं आ रही है, कोई आइसबर्ग नहीं है, कोई डूबा हुआ जहाज है, उसको पता करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है। तो जहाज में एक ट्रांसमीटर लगा होता है और एक डिटेक्टर लगा होता है। ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव नीचे भेजा जाता है और वेव जो है किसी चीज़ से टकराता है तो फिर वेव वापस आती है, जिसको डिटेक्टर रीड करता है। ठीक है, तो जो साउंड वेव की जो स्पीड होती है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गहराई तक आने में फिर वापस जाने में जितना समय लगा, अगर उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं और उसको फिर कंप्यूटर में डेटा फीड किया जाता है। उससे पता किया जाता है कि अच्छा सबमरीन आ रही है या कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कोई जहाज तो नहीं डूबा हुआ है। इन सब में इस्तेमाल होता है, खासकर डिफेंस वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेवी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।